नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने जा रहे हैं पीएचपी। पीएचपी इज नोन एज अ वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज। इसका मतलब जो भी हम वेबसाइट देखते हैं वो हमारे हमारे सामने जो होता है वो फ्रंट एंड होता है, और उसके जो बैक में जो कोड वर्क करता है उसको हम बोलते हैं बैक एंड। वो होता है पीएचपी के अंदर। तो अभी एक वेब टेक्नोलॉजी है क्या? लेटेस्ट टेक लुक एट द वेब टेक्नोलॉजी। जब हम वेब डेवलपमेंट के बारे में बोलते हैं तो दो साइड आती है, एक होती है क्लाइंट साइड और एक होती है सर्वर साइड। ओके। अब अगर आप लोगों को क्लाइंट साइड सीखनी है तो आपको एचटीएमएल स्क्रिप्टिंग में जावा स्क्रिप्ट, वीपी स्क्रिप्ट, सीएसएस, एक्सएमएल ये सब आप लोग सीख सकते हैं। या ये तो एक बेसिक नॉलेज होता है, जैसे आप लोगों को कुछ भी वेब के साथ करना है तो एचटीएमएल तो मदर टंग लैंग्वेज है, तो एचटीएमएल यूज होती है। वैलिडेशन के लिए स्क्रिप्टिंग यूज होती है, डिजाइनिंग के लिए भी यूज होती है, सीएसएस भी यूज होता है। ग्लोबल फाइल यूज कर सकते हैं हम सीएसएस की, जो सारी पेजेस की फॉर्मेटिंग कंट्रोल कर सकता है। एक्सएमएल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सर्वर साइड के साथ काम करना है तो यू हैव टू नो आइदर एएसपी, जैसे आज हम यूज करते हैं एएसपी डॉट नेट, जेएसपी और पीएचपी। अभी एएसपी और जेएसपी के इसमें क्या डिफरेंस होता है? जैसे आप लोगों को अगर जैसे मैंने बोला कि आज हम एएसपी डॉट नेट यूज करते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मुझे इस पे वेब डेवलपमेंट में एएसपी डॉट नेट करना है तो आपको कंपलसरी कुछ प्रायर लैंग्वेज करनी पड़ती है, जैसे आइदर वीबी डॉट नेट और सी शार्प डॉट नेट। अगर आप लोग बोलेंगे कि हमें जेएसपी के साथ काम करना है तो यू हाउ टू नो अबाउट जावा लैंग्वेज, हाउ टू हैंडल कोर जावा एंड एडवांस जावा। जेएसपी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडवांस जावा। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि हमें पीएचपी यूज करना है तो कोई भी बात नहीं है, आप डायरेक्टली पीएचपी यूज कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपको अगर प्रोग्रामिंग नॉलेज होता है, जैसे आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, लूपिंग क्या होता है, एरे क्या होता है, तो आपको थोड़ा ईज़ी जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा एफर्ट लेने पड़ेंगे और थोड़ा-सा आपको हार्ड जा सकता है। लेकिन एज़ कंपेयर टू ASP.NET एंड JSP, PHP इज़ अ वेरी ईज़ी एंड सिंपल लैंग्वेज टू लर्न। ओके? तो अब हम यह काम करने वाले हैं सर्वर साइड के ऊपर। लेकिन सर्वर साइड के ऊपर काम करेंगे तो आफ्टर ऑल यूजर यूजर को क्या दिखाई पड़ता है? क्लाइंट साइड। इसलिए हमें क्लाइंट साइड भी यूज करनी पड़ेगी, और लेकिन मेनली हमें काम करना है सर्वर साइड के ऊपर। अभी क्लाइंट साइड भी यूज करनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एचटीएमएल का भी कुछ कोड लगेगा। इसलिए आपको एचटीएमएल का भी नॉलेज होना चाहिए। मेनली फॉर्म कंट्रोल्स, जैसे टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स होता है, बटन होता है, रेडियो बटन्स होते हैं, इन कंट्रोल का हमें नॉलेज होना चाहिए। या टेबल है, जैसे टेबल में टीडी टीएचए यूज करते हैं, इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए पीएचपी के पास जाने के पहले। और जैसे मैंने बोला सर्वर साइड के लिए थोड़ा प्रोग्रामिंग नॉलेज भी आप लोगों को चाहिए। तो ये आपकी प्री रिक्वेस्टिक है, एचटीएमएल एंड बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। अभी जब हम वेबसाइट बोलते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? वेब जैसे हमारा नोटबुक होता है, तो अगर उसमें से हम एक पेज निकालेंगे तो हम पेज बोलते हैं, और नोटबुक को क्या बोलते हैं हम? सेट ऑफ पेजेस। वैसे आप हम एक वेब पेज बना सकते हैं एचटीएमएल के अंदर, लेकिन अगर आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन का पेजेस का सेट बनाया था उसको हम बोलते हैं वेबसाइट। तो दो टाइप की वेबसाइट होती है, एक स्टैटिक होती है और एक डायनेमिक होती है। और ऐसा भी होता है कि डायनेमिक वेबसाइट के अंदर भी कुछ पेजेस स्टैटिक हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज की हिस्ट्री है, तो उसमें तो कुछ चेंजेस होने वाली नहीं, तो आप स्टैटिक रख सकते हैं या कुछ डायनामिक है। लेकिन होता क्या है स्टैटिक एंड डायनामिक? पहले स्टैटिक देखते हैं हम। इसके जो कंटेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम टेलीविजन के ऊपर ऐड देखते हैं, या फिर वहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आती है या कॉन्टेक्ट नंबर आता है, उसको हम स्टैटिक बोल सकते हैं। इसका मतलब यूजर डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता। ओके। तो उसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक। अगर आप लोगों को लगता है कि चलो हमारा छोटा सा फॉर्म है, हम स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव टाइप की होगी स्टैटिक। आप जो भी कंटेंट डालेंगे वो फिक्स होंगे, लेकिन कितने लोग आपकी वेबसाइट देख रहे हैं, या लॉगिन करना है, या ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ ऑर्डर देने, तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर स्टैटिक वेबसाइट के देखिए एडवांटेज क्या होते हैं, तो इजीली डेवलप हो जाती है। एग्जीक्यूशन भी फास्टर होता है क्योंकि उसमें कुछ सर्वर साइड नहीं होती, तो इजीली लोड हो जाती है। एंड देयरफॉर इजीली अवेलेबल फॉर सर्च इंजन। दूसरा एडवांटेज क्या होता है, उसमें मॉडिफिकेशन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं,
क्योंकि अगर आपको पता है, आपने खुद बनाई, तो आपको पता होता है कि कहाँ पे क्या चेंज करना है। तो इसका कोड को आपको अगर उसका कोड अगर चेंज करना है तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं थिंग्स, क्योंकि जो भी आप करेंगे वो फिक्स हो जाता है। देन दिस वेबसाइट आर नॉट सिक्योर। आप कोई भी उसको इजीली कॉपी कर सकता है या इजीली क्लोन कर सकता है। क्लोन का मतलब क्या है, जो भी आपने वेबसाइट के अंदर चेंजेस किए और जिसने कॉपी करके रखा है उसके यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेस चले जाएंगे। लेकिन आज हम जो जो भी वेबसाइट देखते हैं, जैसे ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, रिजर्वेशंस करते हैं, आज हम जो भी इंटरनेट के ऊपर करते हैं वो ज्यादातर होता है डायनामिक वेबसाइट, और वो होती है डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट उसको हम बोल सकते हैं वेब एप्लीकेशंस। वेब पेज सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड यूजिंग डायनेमिक वेब पेजेस। डायनेमिक का मतलब अभी समझ में आया? डायनेमिक का मतलब आपके पेज कितने लोगों ने देखा है, या फिर लास्ट टाइम जो जिसने भी सर्च किया है प्रोडक्ट, तो उसने किस टाइप के प्रोडक्ट सर्च किए, इसका सब इंफॉर्मेशन कहीं पे स्टोर होता है, जिसको हम बोल सकते हैं डायनेमिक, या इंटरेक्शन होता है डायरेक्टली यूजर से। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं हम डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। जैसे मैंने शुरू में बोला था, आइदर ASP.NET, JSP और PHP। अभी एडवांटेजेस क्या होते हैं कि सिक्योर होती है, लेकिन इजीली डन नहीं हो सकती ना, क्योंकि इसमें डिजाइन साइड भी आती है और डेवलपमेंट साइड भी आती है। और लेकिन मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो यूजर फ्रेंडली होते हैं। जैसे डायनेमिक वेबसाइट हम या फ्रीक्वेंटली वो हम अपडेट करते रहते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इज कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है थोड़ा सा। एग्जीक्यूशन स्लो होता है, क्योंकि हर टाइम आपका सर्वर लोड होगा। अगर आपने डेटाबेस यूज किया हुआ है या कुछ कंटेंट आपको चाहिए, तो हर टाइम लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। और जो भी आपका डेटा स्टोर होगा वो डेटाबेस के अंदर होगा, इसलिए डेटाबेस भी सिक्योर होता है, तो इजीली अवेलेबल नहीं होता है सर्च इंजन के लिए। ओके, अभी वेब एप्लीकेशन का, अभी आज के डेट में तो सबको पता होता है कि कैसे वर्किंग होता है। तो जैसे आपने कुछ वेबसाइट बना के आपने वो अपलोड की, या फिर आपने उसको लॉन्च किया, तो आपका एप्लीकेशन वैसे देखा जाए तो एक ही सर्वर के ऊपर होता है, और इंटरनेट के थ्रू नंबर ऑफ क्लाइंट उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अभी वेब के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो जैसे वेब ब्राउजर, अभी ये तो हमें पता ही होता है, हमें कुछ भी ओपन करना है तो हम ब्राउजर के ऊपर ही जाते हैं पहले। यहाँ पे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो रिक्वेस्ट सेंड करता है, और रिटर्न में हमें जो भी मिलता है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। जैसे मुझे सर्च करना है इमेजेस फॉर फ्लावर, इमेजेस फॉर फ्लावर, ये मेरी रिक्वेस्ट हुई, और जो भी मुझे रिजल्ट मिलता है वो क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। वेब ब्राउजर जो है वो स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट करता है। स्क्रिप्टिंग का मतलब यही, जो हम कोड लिखने वाले हैं। उसके बाद होता है वेब सर्वर। वेब सर्वर का काम क्या होता है कि जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, फिर उसको सर्च करना पड़ता है कि आप लोगों को क्या चाहिए, फिर वो फिल्टर करेगा, डेटा फिल्टर करने के बाद आप लोगों को रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ये सब काम होता है वेब सर्वर का। और लेकिन ज्यादातर वेब सर्वर क्या करते हैं, जब भी आप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो रिजल्ट किसके अंदर आता है, HTML के अंदर, क्योंकि वो व्यू होता है, और जो भी वेब के ऊपर व्यू होता है उसका मदर टंग क्या होता है, मदर टंग लैंग्वेज क्या होता है, HTML। ओके। आपको ASP.NET, JSP, PHP ऐसी टेक्नोलॉजी आप लोग यूज कर सकते हैं, जो आप सर्वर साइड को के साथ काम करेंगे। ओके। और डेटाबेस सर्वर भी होते हैं। डेटाबेस सर्वर का काम होता है सिर्फ डेटा स्टोर करके रखना है। ओके। सिर्फ स्टोर करके रखना है ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं, उसको डेटा स्टोर भी करना है। हम जब जब चाहिए हो तब स्टोर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ऑल डेटाबेस ऑपरेशंस आर पॉसिबल विद द डेटाबेस सर्वर। ओके। देन रिक्वेस्ट, अभी जैसे मैंने बोला कि हम कुछ भी टाइप करते हैं, जब तक हम इंटर प्रेस नहीं करते तब तक वो रिक्वेस्ट सेंड नहीं होती है। हमने इंटर प्रेस किया तो रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है। जैसे हमें जीमेल का अकाउंट ओपन करना है, और जो भी हमें आता है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का जो भी सर्वर हमें डिस्प्ले करता है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। अभी क्लाइंट साइड भी स्क्रिप्ट होते हैं और सर्वर साइड भी स्क्रिप्ट होते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को, HTML है, जावा स्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है, इस क्लाइंट साइड हुई। और सर्वर साइड जो स्क्रिप्ट है वो वेब सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब इंजन। अगर सर्वर इंजन, अगर आपको सिंपल PHP का हेलो हेलो का भी प्रोग्राम टाइप करना है तो आपको वेब सर्वर लगता है। और एज वेल एज
आपको क्लाइंट भी लगेगा। अभी वेब सर्वर का काम मैंने क्या बोला था, वेब सर्वर का मतलब ऐसा मत समझे कि आपको डेटाबेस लगता है। वेब सर्वर का काम सिर्फ क्या है, जो भी हमने ब्राउजर के ऊपर लिखा है वो उसको प्रोसेसिंग करके डिस्प्ले करना है। डोंट गेट कंफ्यूज। देन अभी पीएचपी, अभी पीएचपी को क्या बोलते हैं, पीएचपी को पहले बोला जाता था पर्सनल होम पेज, इसको हम बोल सकते हैं हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। एक स्क्रिप्टिंग, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट याद रखिए पीएचपी को हम ऐसे नहीं बोल सकते वेब डिजाइनिंग, इसको हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, आप फिर से फर्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। स्क्रिप्ट जो होती है वो एग्जीक्यूट सर्वर के ऊपर होते हैं, इसका मतलब आपके पास एक सर्वर चाहिए जो आपका इंटरनेट नहीं बोल रही हूँ मैं, इंटरनेट ऑन होना चाहिए ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको क्या बोल रही हूँ कि सर्वर ऑन होना चाहिए। पीएचपी स्क्रिप्ट आपको जब भी एग्जीक्यूट करना है तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर होगा सर्वर का, जो सारे सर्वर जैसे काम करेगा, तो वो आपके पास ऑन होना चाहिए। तो कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे मैं वो आपको बताने वाली हूँ। ओके। और जैसे आप डेटाबेस का आपके ऊपर होता है, जैसे आपको ओरेकल यूज करना है, माई एसक्यूएल, इन्फॉर्मेक्सिस, बहुत सारी डेटाबेस है मार्केट में जिसको आप यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो है पीएचपी की, ये ओपन सोर्स है, इसको कुछ भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वैसे जेएसपी भी ओपन सोर्स है, सिर्फ एसपी डॉट नेट के लिए यू नीड सम लाइसेंस। ओके। और पीएचपी हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, इसका मतलब आप पीएचपी का प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑन एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन रन द पीएचपी एप्लीकेशंस। वैसे वो क्रॉस सर्वर भी है, जैसे मैंने बोला कि आप लोग कौन सा भी, जैसे डेटाबेस का कौन सा भी सर्वर यूज कर सकते हैं, एज वेल एज आप लोग अलग अलग वेब सर्वर भी यूज कर सकते हैं। जैसे वैम्प होता है, वैम्प वैम्प होता है, जैम्प होता है, ऐसे हम सर्वर भी अलग अलग यूज कर सकते हैं। वैसे PHP also support different type of open source content management, जैसे जुमला, ड्रुपाल, वर्डप्रेस, ये भी यूज होते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डिजाइन के लिए, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। और ये बहुत इजी है, जैसे हमने एकदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी तो उसके सिंटेक्स थोड़े हेवी जाते हैं हमें, लेकिन पीएचपी के सिंटेक्स बहुत बहुत ही इजी है। इसलिए आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज है प्रोग्रामिंग का, फिर भी आप इजीली पीएचपी लर्न कर सकते हैं। ओके। और इसके पास सिक्योरिटी फंक्शंस भी बहुत सारे हैं। और वैसे देखा जाए ना तो पीएचपी में सारे सारी चीजें जो है ना वो इनबिल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोग्रामिंग पता है तो हमें एरे हैंडल करना है तो सी सीपीपी जावा में काफी कुछ हमें खुद को करना पड़ता है, लेकिन पीएचपी में सारे फंक्शन है, डायरेक्टली लो उस फंक्शन को यूज करो और यू विल गेट द रिजल्ट। ओके। और ये सपोर्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे देखा जाए तो आज की डेट में हम जो भी यूज करते हैं, मीन्स जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या, कि हम खुद का क्लास बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या जो चीज है उसको हम प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, फंक्शन सेट कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड के काफी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पता नहीं तो आप सी प्लस प्लस का जो मेरा बेसिक लेक्चर है सी प्लस प्लस का, वो देख सकते हैं। उसमें आपको एक आइडिया आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज किसको बोलते हैं। तो इसमें काफी कुछ टेक्निक होते हैं, जैसे क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर। हाँ, तो ये सब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये जो है वो आज के डेट में ये सबसे टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देन अभी पीएचपी का हम डिस्कस करते हैं। पीएचपी फाइल में टेक्स्ट होता है, जैसे एचटीएमएल टैग होते हैं और स्क्रिप्ट होती है। और पीएचपी फाइल जब हम रिटर्न करते हैं ब्राउजर को, तो एज प्लेन एचटीएमएल जैसे हम ब्राउज करते हैं वैसे हम पीएचपी को ब्राउज कर सकते हैं। पीएचपी लेकिन सिर्फ इतना इतना है कि पीएचपी के लिए आपके पास सर्वर ऑन होना चाहिए। इंटरनेट नहीं बोल रही हूँ मैं, सर्वर। आप लोग कंफ्यूज मत हुई है, आपको ऐसे लगेगा कि इंटरनेट ऑन होना चाहिए, नॉट इंटरनेट, सर्वर। जो भी आपके पास सर्वर का सॉफ्टवेयर होगा जो सर्वर का सारा काम अरेंज करेगा, वो मैनेजर, हम उसको बोलेंगे हमारा वेब मैनेजर, वो होना चाहिए। ओके। पीएचपी फाइल में हम डॉट पीएचपी से बाय डिफॉल्ट सेव करते हैं, आपको डॉट अलग अलग एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। अभी जब हम पीएचपी के साथ डील करने वाले हैं तो हमें माई स्क्यूएल तो पता होना चाहिए। देखिए अभी हमें फॉरन माई स्क्यूएल तो यूज नहीं करना है, लेकिन ये एक डेटाबेस सर्वर है। जब भी आपको लगता है कि आपको डेटा लेके परमानेंटली कहीं पे स्टोर करना है तो आपको माई स्क्यूएल यूज करना है। ओके।
तो माई एसक्यूएल जो है वो अभी तो यूज ना करें, लेकिन माई एसक्यूएल की और एक चीज है, जैसे मैंने बोला कि आपको पीएचपी के लिए एचटीएमएल पता होना चाहिए, थोड़ा जावास्क्रिप्ट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि थोड़ा प्रोग्रामिंग आना चाहिए। वैसे आपको थोड़ा एसक्यूएल क्यूरीज भी आना चाहिए। जो बेसिक एसक्यूएल क्यूरीज बहुत सिंपल होती है, इंसर्ट सेलेक्ट अपडेट डिलीट की, वो आपको थोड़ी फार पता होनी चाहिए, तो आपको जरा इजी जाएगा डेटाबेस हैंडल करने के लिए। लेकिन माई एसक्यूएल को आप सिर्फ देख लीजिए कि पॉइंट्स क्या है। माई एसक्यूएल के एक डेटाबेस सर्वर है। हम सिंपल से एप्लीकेशन से लेके एकदम लार्ज एप्लीकेशन के लिए हम माई एसक्यूएल यूज कर सकते हैं। ये सपोर्ट करता है एसक्यूएल को, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। माइस्क्यूएल का जो है वो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के ऊपर हम यूज कर सकते हैं, और इज डायरेक्टली काउंटेड विद माइस्क्यूएल। पीएचपी में हम डायरेक्टली माइस्क्यूएल का यूज करते हैं, क्योंकि जो भी हम सर्वर हम इंस्टॉल करेंगे, जो भी सर्वर के लिए सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे, उसमें ऑटोमेटिकली माइस्क्यूएल भी इंस्टॉल हो जाता है। इसलिए हमें अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ एफर्ट नहीं लेने पड़ते हैं। ओके, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अभी पीएचपी हम क्यों यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला कि मैंने पहले शुरू में आपको बोला कि एसपी डॉट नेट जेएसपी और पीएचपी के अंदर क्या यूज होता है। पीएचपी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज हो सकता है। ओके, एपीएचए आईआईएस इतने ये सर्वर भी हम उसके साथ यूज कर सकते हैं, और ये फ्री है, फ्री ऑफ सोर्स है। इसको कुछ भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है पीएचपी की हिस्ट्री के अंदर, तो 1995 ने 5 में रास्मस लेडॉर्फ इन्होंने पीएचपी पीएचपी की जो है वो फाउंड की थी। इसको उन्होंने इनिशियल नाम दिया था पर्सनल होम पेज। अभी हम बोलते प्री प्रोसेसर। ओके, अभी टूल्स अंडर पीएचपी कौन से होते हैं, जैसे मैंने बोला कौन से सर्वर चाहिए आपके पास, आइदर वैम चाहिए, लैम चाहिए, या झाम चाहिए। तो हम जो काम करेंगे अभी झाम सर्वर के ऊपर, हम आपको इसके सॉफ्टवेयर कहीं भी मिल जाएंगे। पीएचपी के देखिए अलग अलग वर्जन होते हैं। 6.0 जो है वो आज हम न्यूली यूज करते हैं। ये तो सिर्फ थ्योरी आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो और आप सर्च करके स्टडी कर सकते हैं। अभी हमें मेनली स्टार्ट करना है पीएचपी लिखना कैसे है। तो पीएचपी लिखने के लिए हमें पीएचपी के सिंटैक्स पता होना चाहिए। ये देखिए, एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क, पीएचपी से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट क्लोज से हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। जैसे हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम अगर किस जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम जैसे जावास्क्रिप्ट लिखते हैं वैसे भी आप पीएचपी को लिख सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप है पीएचपी के अंदर। अभी जब भी आप लोग बोलते हैं कि कुछ छोटा सा प्रोग्राम करना है, तो प्रोग्राम का एम हमारा क्या होता है कि जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके साथ प्रोसेसिंग करो और आउटपुट डिस्प्ले करे। तो वेरिएबल होता क्या है, जैसे हम हमारी वैल्यू कहीं पे स्टोर करते हैं टेम्पररली, और वो जिस जगह पे ऊपर हम स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर, उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और ये वेरिएबल का काम होता है वैल्यू स्टोर करके रखना, और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन पीएचपी के अंदर जो वेरिएबल है वो लूजली टाइप है। इसका मतलब आपको टाइप डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वेरिएबल को 10 असाइन कर दिया तो वेरिएबल हुआ होल नंबर का, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। अगर आपने 10.5 दिया तो होगा फ्लोट, जिसको हम बोलते हैं विथ पॉइंट वैल्यू। अगर आपने डबल कोड करके आपका नाम दिया तो होता हो जाता है स्ट्रिंग। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लूजली टाइप लैंग्वेज है, क्योंकि बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसमें रूल क्या होता है कि पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं, उसका टाइप डिसाइड करना पड़ता है, और उसके बाद ही आप उसको उस वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर यूज करके उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन पीएचपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्टली वेरिएबल लीजिए और उसको वैल्यू असाइन कीजिए। सिर्फ एक ही याद रखना है कि वेरिएबल का नेम कहाँ से बिगिन होगा, डॉलर सिंबल से। अभी वेरिएबल्स अभी तो हम लोकल वेरिएबल्स ही यूज करने वाले हैं, ये बाद में देखेंगे। अब जब हम फंक्शन यूज करेंगे, ग्लोबल क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है। अभी हमें यूज करने सिर्फ लोकल वेरिएबल। अभी कमेंट का भी अच्छा रोल होता है। अगर आपको मैंने कुछ कोड दिया और आपको लगता है कि कुछ लाइन कोड की कुछ लाइन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं वहां पे कमेंट लिख के दे सकती हूँ कि ये लाइन किसके लिए है, इस लाइन का काम क्या है। तो कमेंट जो होता है उसमें उससे हम जो प्रोग्रामर होता है उसको भी इजी जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, और अगर उसका कोड कोई और कोई रीड कर रहा है तो उसको भी इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है। तो इसके लिए हम कमेंट यूज करते हैं। या फिर हम कमेंट इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ हमने बनाया और उसको हमने उसका आउटपुट देखा,
वेब ब्राउजर के ऊपर, और हमें लगता है कि अरे ये वाली लाइन नहीं नहीं चाहिए थी, या टेम्पररी अगर ये वाली लाइन नहीं होगी तो कैसे आएगा आउटपुट, तो हम उसको कमेंट देके रख सकते हैं। जनरली कैसे होता है, अगर आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है ना तो डिलीट मत कीजिए डायरेक्टली, तो कमेंट के अंदर रख दीजिए। बाद में हम उसको अनकमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं चाहिए तो हम उसको बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे हम कमेंट लिख के रख सकते हैं। कमेंट सिंगल लाइन भी होता है और मल्टी लाइन, लेकिन मल्टी लाइन के लिए स्टार्ट एंड एंड होता है, सिंगल लाइन के लिए ये सिंबल है, और मल्टी लाइन के लिए स्टार्ट और एंड अलग से है। ओके, जैसे मैंने बोला कि वेरिएबल यहाँ पे बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हाँ, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू हमें स्टोर करके रखने है, उसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। अगर मैंने ऊपर लाइन नंबर 1 के ऊपर एक वैल्यू ली और मुझे वो लाइन नंबर 10 के ऊपर चाहिए, तो कैसे क्या आएगा विदाउट नेम? तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, उस वैल्यू का एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और वो वैल्यू टेम्पररी हमारे पास मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने बोला $TST, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, तो ये स्ट्रिंग हुआ। प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ अल्फाबेट्स, और ये हुआ इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है प्लेन वैल्यू, जैसे हम बोलते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यू। और अगर हम पॉइंट देते तो उसको हम बोलते हैं फ्लोट या फ्रैक्शनल वैल्यू। ओके, अभी आप मैंने जैसे आपको बोला कि आप नेम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रूल, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। वेरिएबल नेम का जो स्टार्ट होगा वो लेटर से होना चाहिए। मीन्स आप ऐसे नहीं बोल सकते $16, वो रॉन्ग होगा। तो आपको $A16 बोल सकते हैं, $A1 A2 बोल सकते हैं, लेकिन बिगिनिंग कहाँ से होने चाहिए, अल्फाबेट से होने चाहिए। हाँ, आप अल्फा न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं। और वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस भी अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है, मेमोरी के अंदर, और मेमोरी में स्पेस का मतलब क्या होता है, सेपरेशन, मीन्स अलग अलग लोकेशंस, इसलिए स्पेस अलाउड नहीं है। आपको अगर लगता है कि नहीं विदाउट स्पेस अच्छा नहीं लगता है, तो आप अंडरस्कोर यूज कीजिए और वेरिएबल को आप सेपरेशन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे टाइप, जैसे मैंने बोला शुरू में, यहाँ पे टाइप जगलिंग होता है। इसका मतलब आपको ऐसे कुछ रूल नहीं कि पहले वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर कीजिए। मीन्स वेरिएबल अगर आपका कौन इंटीजर टाइप का या फ्लोट का या स्ट्रिंग का, आप डायरेक्टली उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं वेरिएंट। इसका मतलब वेरिएबल खुद को जो वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू हम वेरिएबल खुद को कन्वर्ट कर लेता है। क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे होता है, पहले हम डिसाइड करते हैं कि वैल्यू कौन सी लेनी है। अरे चलो फ्लोट लेनी है, अगर हमारी वैल्यू चलो डेसिमल पॉइंट की है, तो फिर हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम ही उसको फ्लोट के अंदर डिक्लेयर करते हैं। वैल्यू से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं पीएचपी का, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, अभी पीएचपी का मुझे छोटा सा एग्जांपल भी देखना है, तो मुझे दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो मेरे पास जाम सर्वर इंस्टॉल है, डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन करती हूँ, और यहाँ पे ये जो स्टॉप आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको करना है स्टार्ट। माई स्कूल को भी स्टार्ट कर दिया, वैसे अभी तो नहीं चाहिए हमें, लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया। ओके, उसके बाद इसको हमें मिनिमाइज करके रखना है। याद रखिए, जाम इंस्टॉल होने के बाद स्टार्ट करके उसको मिनिमाइज करके रखना है, अगर हमें पीएचपी यूज करना है फौरन तो। और यहाँ पे मैंने एडिटर लिया इक्लिप्स का, ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इक्लिप्स का एडिटर है पीएचपी के लिए। अभी हम इसको डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे होता है वर्क स्पेस। तो जनरली हम वर्क स्पेस कौन सा लेते हैं, जब भी हम झाम्प इंस्टॉल करते हैं, तो झाम्प सी ड्राइव के ऊपर झाम्प इंस्टॉल हो जाता है, उसका एक फोल्डर बनता है, और उस फोल्डर के अंदर देखिए यहाँ पे सी ड्राइव के ऊपर एक झाम्प फोल्डर होगा। झाम्प इंस्टॉल करने के बाद ही वो बनेगा। ये देखिए झाम्प फोल्डर है, और उसके अंदर htdoc है उसका रूट होता है। तो बाय डिफॉल्ट आपके प्रोग्राम इसके अंदर आप स्टोर करेंगे तो इजीली एग्जीक्यूट होगे, और आपको इजीली उसको यूज कर सकते हैं। तो htdocs के अंदर आपको प्रोग्राम वर्कस्पेस जो है वो आपको रखनी है, और ओके करना है। अभी पीएचपी ओपन हो जाएगा, ये देखिए ये प्लेटफॉर्म ओपन हुआ। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें खुद का प्रोजेक्ट बनाना है पीएचपी का। अगर आपको सिंपल सिंपल फाइल भी बनानी है तो वो प्रोजेक्ट के अंदर बनाइए, तो मैनेज करने के लिए बहुत इजी जाती है। तो फाइल, न्यू, पीएचपी प्रोजेक्ट। ओके, अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट का आपको नाम देना पड़ेगा। सपोज मैंने कुछ नाम दिया है यहाँ पे, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप।
जैसे मैंने यहाँ पे बोला PHP बैच, ऐसे कुछ नाम दिया, ठीक है। और उसको हमें करना है फिनिश। ये यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा। फिर उसको राइट क्लिक कर यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये सब आ जाता है, ये बहुत सारे इसके अंदर टूल्स। ओके, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना, आपको बोलना है न्यू PHP फाइल, और यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला file1। ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिंबल आ गया। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ उसकी साइज इंक्रीज करने के लिए। प्रेफरेंसेस के अंदर जाते हैं हम, जनरल, सॉरी अपीयरेंस के अंदर जाना पड़ेगा हमें, कलर्स एंड फॉन्ट्स, और यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा PHP। बेसिक बोलेंगे, बेसिक में टेक्स्ट फॉन्ट, एडिट के ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, अप्लाई बोला, ये देखिए PHP बड़ा हो गया। फिर से हम जाएंगे 20 का करेंगे। ओके, अप्लाई। ओके, इतना काफी है हमारे लिए। अभी क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट से क्लोज होगा। अभी PHP के अंदर आपको कुछ भी अगर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए फंक्शन होता है इको। वेब पेज के ऊपर कुछ डिस्प्ले करना है तो फंक्शन होता है इको, स्पेस देनी है आपको। और अगर कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है तो एक रूल होता है, वो डबल कोट के अंदर चाहिए, आप सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे एंड में चाहिए सेमीकोलन। अभी मुझे इसको रन करना है, इतना स्क्रिप्ट है मेरा। रन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, या राइट क्लिक करके आप बोल सकते हैं यहाँ पे रन एज PHP वेब पेज करके रन करना है। ओके, यस, चेंजेस सेव यस। कैसे करते हैं, जंप हमारा ऑन है के देखना पड़ेगा। स्टार्ट का ऊपर इसको स्टार्ट नहीं है, स्टॉप स्टॉप है, इसको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखिए दोनों स्टार्ट होने चाहिए। इसको मिनिमाइज करिए और फिर से इसको रन कीजिए। ये देखिए वेलकम टू लर्न PHP। आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं, आपके सिस्टम के ऊपर जो वेब ब्राउजर है उसके ऊपर आउटपुट आना चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है वेब ब्राउजर के ऊपर और बोलना है डिफॉल्ट सिस्टम वेब ब्राउजर, या इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ले सकते हैं। अभी मैंने डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक किया, फिर से राइट क्लिक किया, रन एज वेब पेज। ये देखिए ब्राउजर जो भी होगा आपके पास उसके ऊपर ही आ गया। थोड़ा बड़ा करती हूँ मैं, ये देखिए ये आपका PHP का आ गया, लेकिन सर्वर ऑन है इसलिए आया आपका। पहले आपने देखा सर्वर जाम जाम का वो जाम ऑफ था, सर्वर ऑन ऑफ था तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा था, इसलिए आपका सर्वर ऑन होना चाहिए। हमारा एपेचे अभी यहाँ पे सर्वर है वो ऑन है, जो जाम के अंदर है। ओके, और अगर आपको वेरिएबल का देखना है तो मैं फिर से लेती हूँ न्यू फाइल PHP फाइल, file2। ठीक है, अभी मुझे कुछ सपोज कुछ वेरिएबल चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने बोला डॉलर कोड इज इक्वल टू 101। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला सपोज डॉलर नेम इज इक्वल टू जिमी। यहाँ पे सेमीकोलन दीजिए एंड में। यहाँ पे बोला मैंने डॉलर सपोज एवरेज या कमीशन इज इक्वल टू सपोज 10.5%। ओके, तो यहाँ पे इको के अंदर हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखना है, बहुत सिंपल है। पहले मुझे जिमी का नाम आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ डॉलर नेम
has code is equal to dollar code and commission is equal to डॉलर कमीशन। इतनी इजीली हम वेरिएबल को हैंडल कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। फिर से हमने इसको राइट क्लिक किया, रन एज बोला, पीएचपी वेब पेज, ओके, यस, जिमी हैज कोड 101 एंड कमीशन 10.5। ये देखिए इतना इजी होता है पीएचपी के अंदर कोडिंग करना। नो वेरिएबल का कुछ टाइप डिफाइन मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए और आप वेरिएबल से वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद डायरेक्टली आप उसको यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। ओके, वैसे आप देख कर सकते हैं, जैसे दो नंबर के आप दो नंबर ले उसके एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कीजिए और वो डिस्प्ले कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको एडिशन का बता देती हूँ, थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फाइल 3, जैसे मैंने बोला यहाँ पे डॉलर N1 इज इक्वल टू 10, डॉलर N2 इज इक्वल टू 20, यहाँ पे मैंने बोला डॉलर N3 इज इक्वल टू डॉलर N1, यहाँ पे नाम आता है नीचे, प्लस डॉलर N2, और यहाँ पे हमें प्रिंट करना है इको, सिंगल कोट में भी कर सकते हैं, एडिशन इज इक्वल टू, लेकिन सिंगल कोट में अगर आप वेरिएबल देंगे ना तो क्या होता है देखते हैं हम, N3, ओके, और इसको क्लोज कीजिए, डोंट फॉरगेट टू क्लोज। फिर से हम इसको रन करते हैं। ये देखिए क्या होगा, और इसने डॉलर N3 को ही प्रिंट किया, इसलिए अगर हम डबल कोट लेंगे, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है लेकिन डॉट से कॉन्केटिनेशन होता है, डॉलर N3 थोड़ा अलग भी दिखाती हूँ, कुछ इतना हार्ड नहीं है। इसका मतलब इसका आया 30, या फिर हम जैसे पहले हमने किया ना वैसे डबल कोट के अंदर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं N3, तो प्रिंट कर देगा। देखिए अभी मैं इसको कमेंट देती हूँ और यहाँ पे मैं देती हूँ डबल कोट्स, एडिशन इक्वल टू N3, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली आउटपुट हमें आ जाएगा। ये देखिए, तो ऐसे आप सिंपल सिंपल फिक्स वैल्यू लेके प्रोग्राम करके देख सकते हैं पीएचपी के अंदर। ओके, लेक्चर वॉच करने के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अगली प्रोग्रामिंग। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, तभी आपका ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।